मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे विजेता सीरीज के पार्ट 1 को हम करेंगे, जो आने वाले CGL और CHSL मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। और ये सीरीज नवीन सर के द्वारा करवाई गई है और इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में हम रिवीजन करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि डेली आपको ऐसी ही क्लास मिलती रहे। और इस क्लास की PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, तो वहां पर जाकर हमसे कांटेक्ट करके इस क्लास की PDF ले सकते हैं। चलिए, तो देर ना करते हुए हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। विजेता सीरीज पार्ट 1। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का नृत्य है? तो बिहू फेस्टिवल का आयोजन असम में किया जाता है। और छठ पूजा, इसका आयोजन 4 दिन के लिए बिहार में किया जाता है। और बिहू 3 प्रकार का होता है, कटी बिहू, भोंगी बिहू और माघी बिहू। तीज का त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? नॉर्थ इंडिया में, विशेषकर पंजाब और हरियाणा में मनाते हैं। ओणम फेस्टिवल 10 दिन का फेस्टिवल है, जिसका पहला दिन अथम और 10वां दिन थिरुओणम कहलाता है। और ये मलयालम कैलेंडर के चिंगम महीने में मनाया जाता है। और हिंदी कैलेंडर के अनुसार पहला महीना कौन सा है? तो पहला महीना है चैत्र और अंतिम महीना है वैशाख। विशु किस राज्य का नववर्ष कहलाता है? तो ये केरल राज्य का नववर्ष या मलयालम नववर्ष कहलाता है। थय्यम फेस्टिवल, इसे देवताओं का नृत्य कहा जाता है और ये केरल राज्य में होता है। अट्टुकल पोंगल, ये देवी पार्वती को समर्पित है और इसका आयोजन किया जाता है केरल में। और ये महिलाओं का सबसे बड़ा धार्मिक समागम होता है। और यदि पूछे पोंगल, तो ये पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। और अट्टुकल पोंगल ये मनाया जाता है केरल में। मकर विलक्कु त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। और सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। मकर विलक्कु त्यौहार 7 दिन का फेस्टिवल है, जो मकर संक्रांति के त्यौहार पर मनाया जाता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, KIYG यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 2022 में इसका आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश के भोपाल में। और इसका आयोजन 2023 का आयोजन 19 से 31 जनवरी 2024 के बीच किया गया है। तमिलनाडु के 4 शहरों में इसका आयोजन किया गया है, त्रिची, मदुरई, कोयम्बटूर और चेन्नई में। और पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 2018 दिल्ली में किया गया था। और इसमें 2 प्रकार की कैटेगरी होती है, अंडर 17 जो स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, और अंडर 21 इसमें कॉलेज स्टूडेंट्स शामिल होते हैं। शुभंकर इसका क्या था? तो इसका शुभंकर था वीर मंगाई यानी कि बहादुर महिला, इसका शुभंकर था। टॉम्ब ऑफ सैंड किसकी रचना है? टॉम्ब ऑफ सैंड या रेत की समाधि, ये गीतांजलि श्री की रचना है। और गीतांजलि श्री को इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी दिया गया था। और ये बुकर प्राइज प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसके द्वारा किया गया है? डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया है। बुकर प्राइज या मैन बुकर प्राइज पहली बार किस भारतीय को दिया गया था? तो इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। और ये अब तक 5 भारतीयों को प्रदान किया गया है। और पहले भारतीय थे VS नायपॉल इन अ फ्री स्टेट नामक पुस्तक के लिए। और पहली भारतीय महिला ये बनी है अरुंधति रॉय, और इनकी पुस्तक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इसकी शुरुआत हुई थी सन 2005 में। और पहली बार ये इस्माइल कादरी को दिया गया था। अमर्त्य सेन को नोबेल अवार्ड कब दिया गया था? 1998 में दिया गया था इकोनॉमिक्स के लिए। और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है द आइडिया ऑफ जस्टिस। पहले भारतीय जिनको नोबेल अवार्ड दिया गया था 1913 में गीतांजलि नामक रचना के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। और ये एशिया के पहले व्यक्ति बने थे जिनको साहित्य का नोबेल अवार्ड दिया गया था। पहले भारतीय वैज्ञानिक या पहले भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक जिनको नोबेल अवार्ड दिया गया, तो ये थे डॉक्टर CV रमन, और इनको 1930 में दिया गया था। अरविंद अडिगा, इनको 2008 का बुकर प्राइज दिया गया था। और इनकी पुस्तक का नाम है द वाइट टाइगर और द सिलेक्शन डेज और द वाइट टाइगर इनकी पुस्तक है। और द वाइट टाइगर के लिए 2008 में बुकर प्राइज इसको दिया गया है। नीसी भाषा किस राज्य की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की भाषा है।
कोकब्रोक भाषा ये त्रिपुरा राज्य की है। कोंकणी भाषा गोवा राज्य की है। तुलु भाषा ये कर्नाटक की है। और कोडवा जनजाति कर्नाटक में मिलती है, तो कोडवा भाषा कर्नाटक की। मिजोरम की। सेंटिनली भाषा ये अंडमान निकोबार की भाषा है। नागालैंड की राजकीय भाषा कौन सी है, तो यह है इंग्लिश। और सिक्किम की राजकीय भाषा ये भी है इंग्लिश। अखिल भारतीय संघ को प्रस्तावित किस एक्ट में किया गया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में किया गया था। अब हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें धाराओं की संख्या कितनी थी, तो इसमें 321 धाराएं थी और इसमें अनुसूचियों की संख्या 10 थी। और इससे पहले एक अधिनियम आया था, एक जो 1934 का अधिनियम कहलाता है, और इस अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और यंग हिल्टन या शाही आयोग की सिफारिश पर हुई थी। और इसके पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ बने थे और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख बने थे। और वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये 1 अप्रैल 1935 को पेश किया गया था, लेकिन यह पास 2 अगस्त 1935 को हुआ। और केंद्र में द्वैध शासन इसी के द्वारा शुरू किया गया और प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त इसी अधिनियम के तहत किया गया था। और इसी अधिनियम के तहत ही 1937 में 1 अक्टूबर 1935 को फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी और जिसके अध्यक्ष मैरिस ग्वेयर बने थे। और सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, एलिजा इम्पे, जिसकी स्थापना कलकत्ता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में हुई थी। और इसके अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लेमिएस्टर और हाइड। 3 अन्य न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या कहलाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और भारत सचिव परिषद की स्थापना कब की गई थी, 1958 के अधिनियम के तहत की गई थी और इसको ख़त्म 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। 1958 का अधिनियम के द्वारा ही भारत का पहला भारत सचिव बना था स्टेनली फर्स्ट। और इसमें वाइसराय कौन थे, कैनिंग थे। 1935 के अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दास्ता का नया अधिकार पत्र कहा गया। और इस अधिनियम को पूर्णतः सड़ा हुआ किसने कहा था, तो ये कहा था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। और अवशिष्ट शक्तियाँ इस अधिनियम के तहत किसको दी गई थी, वाइसराय को प्रदान की गई थी। लेकिन वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई है, संसद को प्रदान की गई हैं। संसद या केंद्र सरकार इसको प्रदान की गई है। शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया था, 3 सूचियों में किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। और इसके द्वारा 3 सूचियाँ कौन कौन सी थी, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची इसमें वे विषय शामिल थे जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची जिसमें राज्य सरकारें कानून बना सकते हैं। और संवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाता है तो केंद्र का कानून मान्य रहेगा। और उस समय इसमें 59 विषय थे संघ सूची में, राज्य सूची में 54 विषय और संवर्ती सूची में 36 विषय थे। लेकिन वर्तमान संविधान में संघ सूची में 100 विषय हैं। जब संविधान लागू हुआ तब राज्य सूची में 66 विषय थे, लेकिन बाद में 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था, जिसमें वन, नापतोल, शिक्षा, वन्यजीव इत्यादि विषय शामिल हैं। 5 विषय तो ये संवर्ती सूची में डाल दिए गए थे। और तो वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं और संवर्ती सूची इसमें मूल संविधान में 47 विषय थे, लेकिन 5 विषय डालने के बाद इसमें बन गए हैं 52 विषय। बर्मा को भारत से अलग कब किया गया था, 1937 में। बर्मा या म्यांमार को, जिसकी राजधानी का नाम है नापिता और यहाँ की मुद्रा है क्यात। बंगाल के पहले गवर्नर कौन बने थे, तो बंगाल के पहले गवर्नर बने थे क्लाइव। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल ये बने थे वारेन हेस्टिंग्स। और ये बने थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जिसको नॉर्थ एक्ट भी कहा जाता है। नॉर्थ एक्ट क्यों, क्योंकि इसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विलियम नॉर्थ। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ पर की गई थी, कोलकाता में। और इसके अध्यक्ष थे एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे, लेमिएस्टर, हाइड
और एक और कौन थे, तो इसका आंसर बताना आपको कमेंट बॉक्स में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता प्रदान की गई थी, यानी कि कंपनी के कार्य राजनीतिक और प्रशासनिक होंगे तो इनकी मान्यता दी गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1833 का चार्टर एक्ट, इसमें भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? विलियम बेंटिक बने थे। और 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था। और सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ था? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी और इसी के द्वारा आत्मीय समाज की स्थापना 1815 में की गई थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी अकबर सेकंड के द्वारा। और राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण पत्रिका का नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये दोनों क्वेश्चन बताने आपको कमेंट बॉक्स में। किस क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? 1857 की क्रांति के बाद। और 1857 की क्रांति के बाद एक अधिनियम आया था जिसे भारत शासन अधिनियम 1858 कहा जाता है। इसी के द्वारा EIC के रूल का एंड हो गया और क्राउन के रूल की स्टार्टिंग हो गई। और भारत के पहले वाइसरॉय बने थे कैनिंग। नेक्स्ट है सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट की महत्वपूर्ण बातों को अब हम देखेंगे। इसमें पहली बार भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली या एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, केवल चाय को छोड़कर। ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के सभी व्यापार खोल दिए गए, केवल चाय को छोड़कर, यानी कि अब ब्रिटिश नागरिक भी भारत आकर व्यापार कर सकते हैं। वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में आया था, डलहौजी के समय। और भारतीय अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट आया था? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था। पिट्स वहाँ के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने थे, विलियम पिट, तो उनके नाम पर रखा गया इसका पिट्स इंडिया एक्ट नाम। और ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग इस अधिनियम के तहत किया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में तो इनको केवल मान्यता दी गई थी, लेकिन इस 1784 के अधिनियम के तहत इनको अलग कर दिया गया और BOC और BOD की स्थापना की गई। BOC यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें कंपनी के राजनीतिक कार्यों का वर्णन किया गया है और इसमें 6 सदस्य की एक कमेटी बनाई गई। और BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट, जिसमें व्यापार संबंधी कार्य का वर्णन मिलता है और इसमें 24 सदस्य होते थे। भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 को, तो इसको भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है। और यह घोषणा प्रयागराज में कैनिंग के द्वारा पढ़ी गई थी। भारतीयों के लिए उच्चायुक्त पद बनाया गया था, तो कब बनाया गया था? 1919 के अधिनियम के तहत बनाया गया था। और 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। और इसी के द्वारा पहले उच्चायुक्त विलियम स्टीवेंसन को बनाया गया था, जो लंदन में रहते थे। 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट, मार्ले कौन थे? भारत सचिव थे और मिंटो भारत के वाइसराय थे, इसलिए इसको कहा जाता है मार्ले मिंटो एक्ट। और मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी माना जाता है। भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया था? 1919 के अधिनियम के तहत 1926 में दिया गया था। और बॉम्बे और मद्रास की महिलाओं को यह अधिकार दिया गया था। लेकिन विश्व का पहला देश कौन है जिसमें महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया है? तो यह है न्यूजीलैंड। और यहाँ पर 1893 में वोटिंग का अधिकार महिलाओं को दिया गया था। चेम्सफोर्ड भारत के वाइसराय थे और वाइसराय के रूप में भारत में कार्यकाल था 1916 से 1921, यानी कि चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल आंदोलन और असहयोग आंदोलन के समय भारत के वाइसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। 1921 में 1919 का चेम्सफोर्ड अधिनियम लागू हो गया था और इसकी समीक्षा के लिए ही साइमन कमीशन का गठन किया गया था 1927 में। लेकिन यह भारत आया था 3 फरवरी 1928 को और इसे व्हाइट कमीशन के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे और 7 के 7 अंग्रेज थे और ये भारतीयों की जांच पड़ताल करने के लिए आ रहे थे कि यह जो 1919 का अधिनियम है उसकी समीक्षा कैसी है,
उसके बारे में पता लगाने के लिए आए थे, लेकिन सभी अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों के द्वारा इसका विरोध किया गया और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। और इसी के विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की लाठी लगने की वजह से हत्या हो गई थी। तो ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। और 1919 के अधिनियम के द्वारा ही द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि 2 सदन शामिल किए गए थे और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत भी इसी अधिनियम के तहत हुई थी। ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पर वर्तमान में विधान परिषद भी है? विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। 6 राज्य हैं, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद भी है। और 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत 1935 के अधिनियम के तहत और 1935 के अधिनियम के द्वारा ही प्रांतों में द्वैध शासन का अंत हो गया था। इसके द्वारा 2 द्विसदनीय विधानसभा का वर्णन किया गया है। तो द्विसदनीय में एक था उच्च सदन जिसमें 60 सदस्य थे और प्रत्येक का कार्यकाल 3 वर्ष होता था। और इसी में एक होता था निम्न सदन जिसमें सदस्यों की संख्या रखी गई थी 145 और 5 वर्ष कार्यकाल होता है। 1919 के अधिनियम के द्वारा यूपीएससी को स्थापित करने की बात कही गई थी और यूपीएससी को स्थापित करने के लिए ली कमीशन या ली आयोग ने सिफारिश की थी और 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में की गई थी, लेकिन इसका नाम 1935 में यूपीएससी कर दिया गया था, संघ लोक सेवा आयोग। और इसके पहले अध्यक्ष बने थे सर रोस बारकर, लेकिन पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे एच.के. कृपलानी जो 1947 से 1949 तक रहे थे। तो आपको बताना है कि यूपीएससी की वर्तमान समय में पहली महिला अध्यक्ष बनी हुई है, तो उसका नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और यूपीएससी का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 14 में है और अनुच्छेद 315 से 323 के बीच किया गया है। और अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन किया गया अनुच्छेद 312 में। भरतनाट्यम को बैन कब किया गया था? 1910 में अंग्रेजों के द्वारा बैन किया गया था, लेकिन इसको दोबारा से शुरुआत इसकी नेहरू जी के द्वारा 1953 में की गई थी। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को नेहरू के नेतृत्व में किया गया था और इसमें 11 सहयोगी थे और 1950 तक यह अंतरिम सरकार चली थी। और इसमें मुस्लिम लीग कब शामिल हो गई थी? अक्टूबर 1946 में और इसके 5 सदस्य इस अंतरिम सरकार में शामिल हो गए थे। और अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? तो अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे वेवल और इसमें उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री और राष्ट्रमंडल प्रभारी ये कौन थे? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसमें कमांडर इन चीफ कौन बने थे? तो ये बने थे क्लाउड ओचिन लेक। और भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना था? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। अब है हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन। फलक संस्कृति। फलक संस्कृति का संबंध किससे है? तो फलक संस्कृति को मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है और मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति नाम दिया है एच.डी. सांकलिया के द्वारा। फलक संस्कृति क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें नुकीले पत्थर के हथियारों का प्रयोग किया जाने लगा था और यह काल लगभग 1 लाख साल पहले का माना जाता है। जोरवे संस्कृति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है महाराष्ट्र के दैमाबाद और इनाम गांव से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो यह त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी और इसका सबसे उत्तरी बिंदु कहलाता था मांडा जो जम्मू कश्मीर में था, चेनाब नदी के किनारे। और इसका सबसे पूर्वी भाग था आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में था। सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र था और दैमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी की एक सहायक नदी है प्रवरा नदी के किनारे पर स्थित था दैमाबाद। और वेस्ट सबसे पश्चिमी बिंदु है सुत कांगेडोर जो बलूचिस्तान में स्थित है और दासका नदी के किनारे यह स्थित है। कायथा संस्कृति का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश से है। मालवा संस्कृति का संबंध है मध्य प्रदेश से। आहार संस्कृति या बनास संस्कृति इसका संबंध है राजस्थान से। और आहार संस्कृति से संबंधित एक बालाथल पुरातत्व स्थल। और इन सभी स्थलों का वर्णन ताम्रपाषाण युग से है। तो ये सभी स्थल ताम्रपाषाण काल के कहलाते हैं। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी है? तो ये है तांबा। और मानव के द्वारा प्रयोग की गई पहली मिश्र धातु है कंसा। भीमबेटका की गुफाओं पर शैल चित्र मिले हैं तो ये किस रंग के होते थे? तो ये हरे और लाल रंग के होते थे। और भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957 में वी.एस. वाकणकर के द्वारा की गई थी और ये रायसेन जिला मध्य प्रदेश में मिलते हैं।
यूनेस्को के द्वारा सन 2003 में इनको शामिल किया गया था और ये विंध्य पर्वतमाला में चट्टानी इलाके में स्थित होती है। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो ये कहाँ से मिले हैं? तो ये दमदमा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से मिले हैं और यहाँ पर लगभग 51 डेड बॉडी या 51 कंकाल मिले हैं, जिसमें 35 कंकाल सिंगल है, यानी कि एक कब्र में केवल एक ही कंकाल मिला है, लेकिन 5 कंकाल ऐसे हैं जो डबल मिले हैं और इनमें से एक कंकाल ऐसा है जहाँ पर 3 व्यक्ति या 3 मानव कंकाल एक साथ दबे हुए पाए गए हैं। तो ट्रिपल स्केलेटन सिस्टम कहाँ पर मिले हैं? तो ये दमदमा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से मिले हैं। तो समाधान यहाँ से मिले हैं। और लांगनाज ये स्थल है गुजरात का, सराय नहर राय और महदहा तो ये दोनों स्थल हैं उत्तर प्रदेश राज्य के। खुदाई में सर्वाधिक कंकाल हमें कहाँ से मिले हैं? तो ये लेखहिया शैलाश्रय से मिले हैं जो मध्य प्रदेश में स्थित है और ये भी विंध्या पर्वतमाला में स्थल मिलता है। प्राचीनतम जीवाश्म को मतलब होता है जीवों के अवशेष जो हमें धरती में दबे हुए मिले हैं और खुदाई में इनको प्राप्त किया जाता है, तो ये होते हैं जीवाश्म। तो आपको बताना है कि जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है। और सबसे प्राचीनतम जीवाश्म मिले हैं हमें हथनोरा मध्य प्रदेश से। हथनोरा में जो हमें मानव की खोपड़ी मिली है उसे नर्मदा मैन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वही आदमी होमो सैपियंस बना था, तो इसलिए इसको नर्मदा मैन कहा जाता है क्योंकि ये नर्मदा नदी घाटी में मिला था। खाद्यान्नों की खेती सर्वप्रथम कब शुरू की गई थी? तो ये नवपाषाण काल या नियोलिथिक एज में शुरू की गई थी और इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? यहाँ पर पहिए की खोज हो गई थी। मध्य पाषाण काल में किसकी शुरुआत हुई थी? पशुपालन की शुरुआत हुई थी और पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। मानव के द्वारा उगाया गया पहला खाद्यान्न कौन सा है? तो यह जौ, इसे बार्ले भी कहा जाता है। तो बार्ले या जौ मानव के द्वारा उगाया गया पहला खाद्यान्न या फसल कहलाती है। हल्लूर स्थल ये कहाँ पर मिलता है? तो ये नवपाषाण काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। हल्लूर स्थल ये कर्नाटक से मिला है। अतनूर स्थल ये तेलंगाना से मिला है। चिरांद ये बिहार से मिला है। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से मिला और यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते दफनाने के अवशेष मिले हैं। हथनोरा यहाँ से ये मध्य प्रदेश से मिला है और मानव खोपड़ी के जीवाश्म हमें यहाँ से मिले हैं। अमरी स्थल ये मिला है पाकिस्तान से। नेक्स्ट है हमारा 15वां क्वेश्चन, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और यहाँ से लकड़ी का हल और जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है और सिंधु घाटी का बगीचा इसको कहा जाता है और पाकिस्तान में सिंध प्रदेश के लरकाना जिले में यह पाया जाता है सिंधु नदी के किनारे। और लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से गोदीवाड़ा, डोकियाड़ या बंदरगाह के अवशेष हमें मिले हैं। धोलावीरा स्थल गुजरात राज्य में स्थित है और यहाँ से हमें जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा को यूनेस्को की हेरिटेज सूची में भी शामिल किया गया है और 48वां साइट इसको बनाया गया है। तो 39वीं साइट का नाम क्या था? तो 39वीं हेरिटेज साइट का नाम था रामप्पा मंदिर या काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो तेलंगाना में स्थित है। 40वीं थी धोलावीरा जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। 41वीं थी शांति निकेतन जिसकी स्थापना वीरभूम जिला में पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। 42वीं साइट बनी थी होयलेश्वर मंदिर जो कर्नाटक में स्थित है और ये 3 मंदिर हैं जिनमें से 2 मंदिर भगवान विष्णु को और एक शिव को समर्पित हैं। और 43वीं अभी हाल ही में 2024 में बनी है मोइदम जो अहोम राजवंश के कब्रिस्तान कहलाते थे असम राज्य में, उनको कहा जाता है मोइदम और मोइदम को यूनेस्को की हेरिटेज सूची में शामिल कर दिया गया है। और धोलावीरा से हमें और किस किस के साक्ष्य मिले हैं? तो जल संरक्षण के साक्ष्य, जो सुनामी के साक्ष्य और स्टेडियम के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। हड़प्पा नामक स्थल की खोज कब की गई थी? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी भाषा में अर्थ होता है मियाँ दा दड़ा या मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ पर लोग मरे हुए काफ़ी मात्रा में मिले हैं। और इसकी खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा सिंधु नदी के किनारे की गई थी। और यहाँ से हमें वृहत स्नानागार मिला है जिसके उत्तर और दक्षिण दिशा में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और यहाँ से वृहत अन्नागार भी मिला है जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहलाती है। और यहाँ से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है जो लुप्त मोम विधि से बनाई गई है।
मांडा, अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण स्थल और ये किस राज्य में मिलते हैं। मांडा, मांडा जम्मू कश्मीर में मिलता है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कहलाता है, चेनाब नदी के किनारे। दैमाबाद, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु जो महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे पर स्थित होता है। यदि प्रवरा ऑप्शन में ना हो तो गोदावरी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और काले रंग की चूड़ियों के लिए काफ़ी फेमस था। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है और ये हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। और यहाँ पर अभी हाल ही में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय भी स्थापित करने की बात कही गई है। जैव आरक्षित क्षेत्र कौन से होते हैं, तो जैव आरक्षित क्षेत्रों के नाम आपको बताने हैं यहाँ पर। कोल्ड डेजर्ट जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर मिलता है, हिमाचल प्रदेश में। शेषाचलम ये मिलता है आंध्र प्रदेश में। कंचनजंगा ये मिलता है सिक्किम में। देहांग देवांग ये मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। और भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है, इसको हम BSR से डिनोट करेंगे। तो भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या है 18। और पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में नीलगिरी या ब्लू माउंटेन्स को शामिल किया गया था जो तमिलनाडु में है। और सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है कच्छ का रण जो गुजरात में है और ये जंगली गधे के लिए काफ़ी फेमस है। और सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व का नाम क्या है, डिब्रू साइखोवा जो असम का है। और पहला मरीन या समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व यह मन्नार की खाड़ी जो इंडिया और श्रीलंका के बीच स्थित है। और यहाँ पर एक पशु मिलता है जिसे कहते हैं डुगोंग। और डुगोंग संरक्षण केंद्र अभी हाल ही में मन्नार की खाड़ी में स्थापित किया गया है जो तमिलनाडु में है। और इंडिया और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, तो पाक जल संधि स्थित है। दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व 1988 में शामिल किया गया था नंदा देवी जो उत्तराखंड का है। और नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इसे भी 1988 में शामिल किया गया था जो मेघालय की गारो पहाड़ी में स्थित है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व ये असम में स्थित है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ये उड़ीसा में स्थित है। पंचमढ़ी और पन्ना ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगस्त मलाई ये केरल में है। अचनकमार ये बायोस्फीयर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ में है। और MAB मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इसको 1971 में यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था। यूनेस्को इसकी स्थापना नवंबर 1945 में हुई थी और पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है। और इंडिया में वर्तमान में यूनेस्को में शामिल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो इनकी संख्या है 12। और इनमें बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल पहला कौन था, नीलगिरी माउंटेन। और 12वां नवीनतम है पन्ना टाइगर रिजर्व जो बायोस्फीयर रिजर्व बना हुआ है। और बायोस्फीयर रिजर्व में कितने प्रकार के क्षेत्र होते हैं, 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। एक तो होता है बीच में जिसे कहा जाता है कोर, और एक होता है बफर एरिया, और तीसरा होता है संक्रमण क्षेत्र। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, जीवोम या बायोम क्या है, जो हमारे वायुमंडल में मिलते हैं लिविंग और नॉन लिविंग, तो इनको बायोटिक और एबायोटिक कहा जाता है। बायोटिक जो लिविंग्स होते हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया इत्यादि, और एबायोटिक जो नॉन लिविंग होते हैं जैसे पत्थर, मिट्टी इत्यादि। और इन दोनों से मिलकर बनता है इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम यह पारिस्थितिकी तंत्र का एक भाग होता है जिसे कहा जाता है जीवोम। तो जीवोम क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र का एक भाग होता है। और मानव के द्वारा बनाया गया जीवोम क्या है, तो इन दोनों में से जीवोम है फसली भूमि ये, और ये है वर्षावन, ये नेचुरली जीवोम कहलाता है। और नेचुरली या प्राकृतिक रूप से जीवोम कौन कौन से होते हैं, जैसे सवाना वन, पर्णपाती वन और रेगिस्तान इत्यादि। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को, और ये ओजोन संरक्षण से संबंधित है। और ओजोन संरक्षण दिवस इसलिए 16 सितंबर को ही मनाया जाता है। और ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, डॉप्सन का। और ओजोन परत किस मंडल में मिलती है, तो ये समताप मंडल में मिलती है। रामसर सम्मेलन कब हुआ था, रामसर सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को ईरान के एक शहर रामसर में हुआ था जो आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। और भारत में वर्तमान में रामसर साइट की संख्या है 85। और नवीनतम है तवा जलाशय जो मध्य प्रदेश की साइट है। भारत ने रामसर कन्वेंशन पर साइन कब किया था, 1982 में, लेकिन भारत की पहली रामसर साइट 1981 में ही बन गई थी, चिल्का झील जो ओडिशा की है। और सबसे छोटी रामसर साइट का नाम क्या है, रेणुका झील जो हिमाचल प्रदेश में है। अभी हाल ही में 3 शामिल हुई हैं, नंज नारायण पक्षी अभ्यारण्य जो तमिलनाडु का है। दूसरा काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु का है।
और तीसरा है तवा जलाशय है जो मध्य प्रदेश का और अभी हाल ही में 85वीं नवीनतम साइट बन गई है। और सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पर मिलती है? तमिलनाडु राज्य में लगभग 18 साइट मिलती हैं। और दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश राज्य है। भारत में हॉटस्पॉट की संख्या कितनी होती है? भारत में हॉटस्पॉट की संख्या है 4 और दुनिया में हॉटस्पॉट की संख्या है 32। हॉटस्पॉट क्या होता है? हॉटस्पॉट या तप्त स्थल ऐसा स्थल जहाँ पर संवहनीय पौधे लगभग 1500 प्रजातियाँ हों, संवहनीय पौधों की लगभग 1500 प्रजातियाँ हों और रेस्ट्रिक्टेड एरिया में उगने वाले पौधे और संकटग्रस्त प्रजाति के हों। तो संकटग्रस्त प्रजाति के ऐसे पौधे जो संवहनीय हो और किसी एक विशेष क्षेत्र में ही उगते हों, तो उन पौधों के एरिया को कहा जाता है तप्त स्थल या हॉट स्पॉट। और भारत में हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है? पूर्वी हिमालयन क्षेत्र, भारत बर्मा क्षेत्र, जिसे भारत में मार क्षेत्र भी कह सकते हैं, पश्चिमी घाट और सुंडालैंड ब्रूनेई की तरफ है लेकिन ये भारत का हिस्सा है। जाइलम एक उत्तक होता है, इसका क्या कार्य होता है? पादप में जल का वहन करना। और फ्लोएम का मतलब होता है पादप में भोजन का वहन करना। दुनिया की पहली रामसर साइट कौन सी है? कोगोर है जो ऑस्ट्रेलिया की साइट है। अब हम देखेंगे बंदरगाह और संबंधित राज्य। बंदरगाह, अलेप्पी बंदरगाह कहाँ पर मिलता है? केरल में। एन्नोर बंदरगाह ये मिलता है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में 2 और हैं, तुतिकोरिन और चेन्नई बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह मिलता है उड़ीसा में। काकीनाडा ये मिलता है आंध्र प्रदेश में। गुजरात का एक बंदरगाह है जिसे कांडला बंदरगाह कहा जाता था लेकिन इसका वर्तमान नाम हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। महाराष्ट्र में स्थित है नेहरू पोर्ट या नेहरू बंदरगाह और इसका नया नाम हो गया नाहवा सेवा। केरल का बंदरगाह है कोच्चि, कर्नाटक का है मंगलोर, गोवा का है मारवा गोवा और पश्चिम बंगाल का है हल्दिया बंगाल का है पोर्ट। और आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम जो सबसे गहरा और सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो ये एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु का। और सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई का बंदरगाह। मुंबई 5846 किलोमीटर है और इसकी शुरुआत इस गया था जिसमें भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और ये 4 शहरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो ट्रायंगल या स्वर्णिम त्रिभुज, इसमें कौन कौन से 3 शहर शामिल हैं? दिल्ली और जयपुर, ये 3 शहरों के लिए बनाया गया है। भारत की पहली 14 लेन एक्सप्रेस वे का शुभारंभ अभी हाल में किया गया है। तो ये कहाँ से कहाँ जाता है? तो इसका आंसर भी देना आपको कमेंट बॉक्स में। दिल्ली से मुंबई की लंबाई कितनी है? 1419 किलोमीटर। मुंबई से चेन्नई की लंबाई है 1290 किलोमीटर। कोलकाता से चेन्नई की लंबाई है 1683 किलोमीटर और दिल्ली से कोलकाता की लंबाई है 1453 किलोमीटर। और भारत का सड़क नेटवर्क कितना है? 63,45,000 किलोमीटर है जो विश्व में दूसरे स्थान पर है। और नेशनल हाईवे की संख्या कितनी है? 146 145 किलोमीटर और इसमें महाराष्ट्र में लगभग 18,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे है और उत्तर प्रदेश में 12,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे मिलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचित जातियों की अधिकतम संख्या प्रतिशत में पंजाब राज्य में मिलती है लगभग 31% और दूसरे स्थान है हिमाचल प्रदेश का जहाँ पर 25% अनुसूचित जाति मिलती है। और 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया में SC या शेड्यूल कास्ट कितनी है? अनुसूचित जाति 16.6% और ST शेड्यूल ट्राइब ये है 8.6%। और संख्या में सर्वाधिक SC कहाँ पर मिलते हैं? सर्वाधिक अनुसूचित जाति ये मिलती है उत्तर प्रदेश में लेकिन परसेंटेज में सबसे ज़्यादा मिलती है पंजाब में 31%। सबसे कम अनुसूचित जाति कहाँ पर मिलती है? मिजोरम में लगभग 0.1%। और सबसे ज़्यादा ST शेड्यूल ट्राइब मिलती है मिजोरम में 94.4% और UT में सर्वाधिक जहाँ पर ST जनसंख्या मिलती है वर्ग किलोमीटर
एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या को कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश का लगभग 17 है और दूसरा स्थान है मिजोरम का, यहाँ पर 52 जन घनत्व मिलता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया का जन घनत्व कितना है? 382 वर्ग किलोमीटर। और आज़ादी के समय भारत का जन घनत्व था 117 और जो अब बढ़कर लगभग 4 गुना हो चुका है। और 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का जन घनत्व कितना था? 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। सर्वाधिक जन घनत्व कहाँ पर मिलता है? यदि राज्यों में पूछे, राज्यों में सर्वाधिक जन घनत्व मिलता है बिहार में 111 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में मिलता है। और यूटी में पहला स्थान है दिल्ली का, जहाँ पर 11,320 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में मिलते हैं। और दूसरा स्थान पर है राज्य पश्चिम बंगाल, जहाँ पर 1,028 व्यक्ति मिलते हैं। और यूटी में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार में मिलता है 46। इको रैप रिपोर्ट को जारी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। एक बैंक बनाया गया था बैंक ऑफ कोलकाता, जिसकी स्थापना की गई थी 1806 में और इसी का नाम बदलकर 1809 में बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया था। और बैंक ऑफ बॉम्बे, इसकी स्थापना की गई 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास, इसकी स्थापना की गई 1843 में। और 1921 में 27 जनवरी 1921 को बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज या राष्ट्रीयकरण करके 1 जुलाई 1955 के अधिनियम के तहत इसे एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दे दिया गया। और एसबीआई के लोगों में कांकरिया झील जो अहमदाबाद में स्थित है उसकी 1894 में की गई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और इसके फाउंडर लाला लाजपत राय थे और इसके पहले अध्यक्ष मजीठिया बने थे, जियालाल मजीठिया बने थे। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना 1908 में और हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में स्थित है। एसबीआई अभी हाल ही में $5 ट्रिलियन पार करने वाला तीसरा बैंक बना है। तो पहला बैंक कौन सा बना है? एचडीएफसी बैंक, जिसकी स्थापना 1994 में हुई और हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और दूसरा बैंक बना है आईसीआईसीआई बैंक, जिसकी स्थापना भी 1994 में और हेडक्वार्टर वडोदरा में स्थित था, लेकिन वर्तमान में मुंबई में स्थित है। और सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो यह पंजाब नेशनल बैंक। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर किसकी स्थापना की गई थी? एसबीआई की स्थापना की गई थी। और 15 अप्रैल 1980 को 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 को लगभग 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और ये 14 बैंक कौन थे? जिनकी इनकम या संपत्ति 50 करोड़ से ज़्यादा है, तो उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया था? क्योंकि जो इस बैंक की संपत्ति थी वो कुछ ही व्यक्तियों तक सीमित रह गई थी और वे दूसरे लोगों की सहायता नहीं कर रहे थे, न ही लोन प्रदान कर रहे थे। तो इसलिए इंदिरा गांधी के द्वारा इनका राष्ट्रीयकरण करवाया गया था। और इस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और इस समय वित्त मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। तो वित्त मंत्री 1969 से 70 तक इंदिरा गांधी ही बनी थी और इन्होंने इसको प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। आरबीआई के गवर्नर उस समय कौन थे? एल के झा थे। और दूसरी बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और इसमें जिन बैंकों की संपत्ति 200 करोड़ से ज़्यादा थी उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और वित्त मंत्री इस समय आर वेंकटरमण थे। और आरबीआई के गवर्नर आई.जी. पटेल थे। शक्ति की इकाई क्या कहलाती है? तो शक्ति की इकाई कहलाती है जूल। जूल पर सेकंड। और असव शक्ति और वोट सभी इसके मात्रक कहलाते हैं, सभी इसकी इकाई कहलाती हैं। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक कहलाता है किलोवाट घंटा। और 1 हॉर्स पावर या 1 HP, इसमें कितने वॉट होते हैं? 746 वॉट होते हैं। और 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणा 10⁶ जूल की शक्ति होती है। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? तो इसका कोई भी मात्रक नहीं है। लेंस की अक्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है। धारिता का मात्रक है फेरड। प्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी। और स्वप्रेरण, इसका भी मात्रक है हेनरी। प्रतिरोध का मात्रक है ओम और ये इसका साइन है। आवर्धन या मैग्निफिकेशन
इसका भी कोई मात्रक नहीं है। और चुंबकीय फ्लक्स, इसका मात्रक है वेबर। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इसका मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक हो जाएगा टेस्ला। बल का मात्रक क्या कहलाता है, तो बल का मात्रक कहलाता है न्यूटन। और ये द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर होता है। और इसकी यदि विमाएँ निकाली हैं तो m इंटू एल इंटू टी माइनस 2। संवेग का मात्रक क्या कहलाता है, तो न्यूटन मीटर कहलाता है। और दाब का फॉर्मूला क्या है, बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक कहलाता है। अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक कहाँ पर होता है, सबसे अधिक होता है ठोस में, उससे कम होता है द्रव में, तीसरे स्थान पर गैस और चौथे पर प्लाज्मा। जो विश्व में सर्वाधिक जो अवस्था मिलती है वह प्लाज्मा ही है। और पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन जिसका निर्माण किया जाता है, यह व्यवस्था स्थापित की जाती है। और इस व्यवस्था को बनाया था सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टाइन के द्वारा 1924-25 में। और इस परम शून्यताप पर ही बनाया जा सकता है इस अवस्था को। और परम शून्यताप होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन जब किसी परिवर्तन से कोई न्यू प्रोडक्ट बनता है तो उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे कागज़ का जलना, और कागज़ के जलने से राख बन जाती है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण अंतर क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में जो चेंज हुआ है वह वापस उसी अवस्था में आ सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में यदि कोई चीज़ चेंज हो गई वह वापस उसी व्यवस्था में नहीं जा सकती। लेकिन भौतिक परिवर्तन में यह जा सकते हैं। जैसे हमने पानी से बर्फ़ बना ली, लेकिन यदि हम बर्फ़ को पिघलाएंगे तो वो वापस पानी बन जाएगा। तो यह है भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन, दूध का दही बनना, अब हम दही से दोबारा से दूध को नहीं बना सकते, तो इसलिए ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। जैसे कागज़ का जलना, जब राख बन जाती है तो इससे हम कागज़ नहीं बना सकते, तो ये है रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना, यदि लोहे पर जंग लग गया तो हम दोबारा से उसे नया लोहा नहीं बना सकते। गन्ने से सिरका बनाना, गन्ने से सिरका तो बन सकता है लेकिन सिरके से गन्ना नहीं बन सकता। अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती जलने के बाद दोबारा से हम अगरबत्ती नहीं बना सकते, तो ये सभी रासायनिक परिवर्तन है। केला सड़ना, ये भी एक केमिकल चेंज कहलाता है। और भौतिक परिवर्तन क्या कहलाता है, पानी से बर्फ़ बनना, बर्फ़ से हम पानी बना सकते हैं और पानी से वापस बर्फ़ बना सकते हैं। आज का प्रश्न है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। उदार शक्ति 2024 अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है। तो ये थी हमारी पार्ट 1 क्लास जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इस क्लास की PDF के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।